नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री एसएसबी स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू साइंस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मॉडल पेपर के तौर पे है दोस्तों। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके साइंस के कराए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि सर हमने 25 में से इतने क्वेश्चन के आंसर हमको आ रहे थे। ओके, आपको ये ज़रूर कमेंट करना है कि भैया हमने 25 में से हमको इतने क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे। ओके, आपको यदि 20 आंसर आ रहे थे आप 20 बताइएगा, 22 आ रहे थे तो 22 बताइएगा, 15 आ रहे थे तो 15 बताइएगा, 25 में 25 आ रहे थे, मतलब सबका आंसर आ रहे थे तो आप ईमानदारी से बता दीजिएगा कि मेरा इतना आंसर सही हुआ, ताकि यहाँ से आपका पता भी चल सके। ये वीडियो समझिए कि आपके टेस्ट के तौर पे है। इससे क्या होगा, आपका आकलन भी हो जाएगा कि आप जो है पीएमएसएसबी पा सकते हैं कि नहीं, उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके अपने इस बड़े भाई का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ओके, वीडियो वगैरह लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि मुझे खुशी हो कि जो वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो कहाँ से निकलती है दोस्तों, आपको मालूम होगा। यदि आपको मालूम है दोस्तों, पता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है दोस्तों, जल से। H2O से आपका क्या निकलती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, हरित लौड़ की ग्रेना में होती है, कि राइबोसोम में होती है, कि हरित लौड़ की स्ट्रोमा में होती है। जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, तो याद रखिएगा जो हरित लौड़ होता है उसकी ग्रेना में होती है। हरित लवण के ग्रेना में होती है। आपका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली जो प्रक्रिया है, कौन, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है, कि प्रोटीन संश्लेषण है। तो याद रखिए दोस्तों, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, फोटोसेंसेसिस। ओके, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश की उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए तीनों आवश्यक हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके दोस्तों, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली, जो आहार नाल होता है किसके किसके सी आकार की संरचना है। जो आहार नाल में किसके सी आकार की संरचना है, आहार नाल में किसके सी आकार की संरचना है। आमाशय की सी आकार की संरचना है, कि ग्रहणी की, कि ग्रसनी की, कि कृषि रूप से परिष्का की। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ग्रसनी होती है दोस्तों, उसका आहार नाल में सी आकार की संरचना होती है। ओके, ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो याद रखिए जो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और लास्ट में जाने के बाद आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि मुझे 25 में से इतने के आंसर आ रहे थे। जो भी हो, जितने के आंसर आपको आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ये वीडियो आपके लिए जो है दोस्तों टेस्ट के तौर पे, ओके। तो इस वीडियो को टेस्ट के तौर पे देखिएगा और जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए, हम समय आपका नहीं लेना चाहते हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, 1 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है, 5 जोड़ी होती है। जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 जोड़ी होगा। हाँ दोस्तों, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। आपको मालूम होगा कि दूध की दांतों की संख्या कितनी होगी। यदि पता है तो कमेंट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 20, सेकेंड ऑप्शन है 23, थर्ड ऑप्शन है 28 और फोर्थ ऑप्शन है 32। तो याद रखिएगा, दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में दोस्तों, तो 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है, ओके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वरक दांतों की संख्या होती है। चर्वरक, ठीक है, ऐसा होता है चर्वरक। तो चर्वरक दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कितनी होती है, 6 होती है। आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। बात करें कृंतक की दोस्तों, कृंतक की, तो कृंतक दांतों की संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। रत्नक की बात करें, रत्नक की, तो वो होती है आपकी 2। और अग्र चर्वरक की बात करें, अग्र चर्वरक की बात करें दोस्तों, चर्वरक यहाँ पे, हाँ चर्वरक रहेगा, इसकी संख्या होती है आपकी 4 होती है, ठीक है ना। अग्र चर्वरकों की संख्या 4 होती है और चर्वरकों की संख्या 6 होती है। कृंतक की संख्या 4 होती है, रत्नक की संख्या 2 होती है। तो ये सभी चीज़ें जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रास नली द्वार, यहाँ पे द्वार रहेगा, ठीक है। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। ग्रास नली द्वार पर, ठीक है, ग्रास नली द्वार पर रहेगा और यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो याद रखिए एपिग्लोटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिग्लोटिक्स कहलाती है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो संरचना होती है वो होती है एपिग्लोटिस्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत क्या स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है क्या, लार, जठर रस, पीत रस, अग्नाशय। तो याद रखिएगा जो यकृत होता है वो पीत रस को क्या करता है, स्रावित करता है। क्या करता है, पीत रस स्रावित करता है। जठर रस कौन स्रावित करता है दोस्तों, तो आमाशय जो होता है वो जठर रस को स्रावित करता है, ओके। चलिए, तो याद रखिएगा पीत रस को स्रावित कौन करता है, यकृत। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा क्रमाकुचन कहते हैं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्रमाकुचन भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जठरस स्रावित करता है। हमने आपको बताया कि जठरस कौन स्रावित करता है दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ पे आमाशय वो जठरस को स्रावित करता है, ठीक है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, अंडा है, मछली है, गेहूं है कि संतरा है। तो याद रखिएगा विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है आपका संतरा हो गया, ठीक है। संतरा क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ओके। यानी कि संतरा से सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। जो वेरी वेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो वेरी वेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। इसके अलावा ए की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों, तो रतौंधी होती है। कौन सी रोग होती है, रतौंधी, ठीक है। ए की कमी से रतौनी रोग होती है। सी की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों, तो स्कर्वी रोग होती है। ये भी याद होना चाहिए आपको, स्कर्वी रोग होती है। इसके अलावा डी की कमी से कौन सी रोग होती है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, रिकेट्स होती है, रिकेट्स। क्या कौन सी रोग होती है दोस्तों, रिकेट्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होती है, तो याद रखिए नपुंसकता की जो रोग निकलता है
और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का न बनना। ओके, रक्त का थक्का न बनना, ये चीज़ से किसकी कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से। ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में कि वृद्धि में। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का संवहन करने, यानी कि ये ऑक्सीजन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कोई भर्ती वगैरह नहीं है कि टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, कट ऑफ भी जो होगा वो हाई नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा एग्ज़ाम देंगे। यदि नहीं पढ़ रहेंगे तो जाके पछताएंगे कि भैया थोड़ा सा हम पढ़ लिए होते तो हमने एक भी क्वेश्चन को इतना गलत नहीं किए होते, ठीक है। तो पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद हाथ ना मलना पड़े। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है दोस्तों, डीएनए है कि आरएनए है कि एटीपी है कि ऑल ऑफ देज, मतलब ये सभी हैं। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है किसको, एटीपी को। किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइबोसोम में होती है कि इनमें से किसी में नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिकीय द्रव्य में होती है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है महाशिरा, यहाँ पे शिरा दिया है, शिरा, महाधमनी, अरे यार देखिए ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है दोस्तों, शिरा, महाशिरा, महाधमनी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी सुबह सुबह सो के उठ रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है पढ़ने में। ओके, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। तो याद रखिएगा, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तो महाधमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ओके, सुबह सुबह उठ के आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करना होता है, थोड़ा सा टेंशन बना होता है कि अपने छोटे भाइयों को थोड़ा सपोर्ट करना है, इसलिए हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो रुधिर, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रुधिर के कितने समूह होते हैं, जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, उसके कितने ग्रुप होते हैं, कितने समूह होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं। तो याद रखिएगा, रुधिर के कितने समूह होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, ठीक है। रुधिर के कितने समूह होते हैं, 4 होते हैं। ए होता है, ठीक है, बी होता है और ए बी ग्रुप होता है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, तो ओ ग्रुप होता है, ठीक है। ये 4 ग्रुप होते हैं। और ये बताइए कि जो रुधिर होता है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की, रुधिर वर्ग की खोज किसने की। हमने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको याद होना चाहिए, कार्ल, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, लैंडस्टीनर ने क्या किया था दोस्तों, रुधिर वर्गों की खोज किया था। ओके, रुधिर वर्गों की क्या की थी, किए थे दोस्तों, तो खोज किए थे। याद होना चाहिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादक में जाइलम उत्तरदायी होता है, पादक में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का संवहन के लिए, भोजन का वाहन के लिए, अमीनो अम्ल का वाहन के लिए, ऑक्सीजन का वाहन के लिए। तो याद होना चाहिए दोस्तों, जाइलम हमने बताया कि जल और खनिज के संवहन के लिए कौन
जल एवं खनिज के संवहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन उत्तरदायी होता है? जाइलम होता है, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको ये कमेंट करके बताना है कि सर मुझे 25 में से इतने के आंसर आ रहे थे, मतलब कितने के आंसर आपको आ रहे थे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन, लिबरिन हार्मोन, एप्सिक यहाँ पे एबिसिक हार्मोन की एथिलीन हार्मोन। तो याद रखिएगा पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है आपका एबिसिक एसिड, ठीक है, एबिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो आपका माइंड है वो उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात ये तीनों कार्य करेगा, ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि आपके जो भी 25 क्वेश्चन थे साइंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि सर मेरे मतलब मुझे 25 में से 20 क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे, सर मुझे 25 में से 22 क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे, सर मुझे 25 में 15 क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे। जो भी ईमानदारी से बताइएगा, और जिन भाइयों को 25 में 25 आ रहे थे वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, ये वीडियो आपके लिए टेस्ट के तौर पे थी। ओके, बाय दोस्तों।